दिखने में हैंडसम, पढ़ने में अव्वल, खेल में और भी अव्वल, लेकिन गलत संगत ने उसे जुर्म की दुनिया में धकेल दिया और एक दिन उसका भी बहुत बुरा अंत हुआ। आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली का दाऊद इब्राहिम कहे जाने वाले नीरज बवानिया के भाई शक्ति दादा के जीवन के बारे में कि आखिर शक्ति दादा की हत्या क्यों की गई, जबकि सभी को पता था कि शक्ति दादा उसका भाई है जिसे दिल्ली एनसीआर का दाऊद इब्राहिम कहा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के एक गाँव में 1995 को जाट परिवार में पैदा हुआ था शक्ति दादा। उसका परिवार एक किसान परिवार था, या फिर उसे हम संपन्न किसान परिवार कह सकते हैं। किसी भी चीज के परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी। दिखने में भी शक्ति दादा बहुत ज्यादा सुंदर था। शुरुआत में पढ़ने लिखने में बहुत ठीक था। उसके मामा दिल्ली के नजफगढ़ के कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं। नजफगढ़ के जिस विधायक मामा से शक्ति दादा का रिश्ता था, उसी विधायक मामा से दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का भी एक रिश्ता था। वो भी नीरज बवाना का मामा था, यानी कि नीरज बवाना और शक्ति दादा दोनों मौसेरे भाई थे। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि शक्ति दादा जुर्म की दुनिया में कूद गया और एक दिन उसका अंत हुआ। दरअसल शक्ति दादा को खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और पढ़ना उससे भी ज्यादा, लेकिन मौसी के लड़के यानी कि नीरज बवाना की संगत ने उसे जराइम की दुनिया में आने को मजबूर कर दिया। शक्ति दादा के गांव वाले कहते हैं कि शक्ति दादा बहुत ही सभ्य लड़का था। उसका जुर्म की दुनिया में रहने वाले लोगों से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नाता नहीं था। लेकिन 15 साल की उम्र के बाद उसकी कई ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जिसमें वो बड़े बड़े गैंगस्टरों के साथ फोटो खिंचवाने लगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि नीरज बवाना उस समय तक दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा खतरनाक गैंगस्टर बन चुका था। ये बात है 2014 की, जब शक्ति दादा पहली बार नीरज बवाना के साथ पश्चिम बंगाल में रह रहा था और उस वक्त नीरज बवाना फरारी काट रहा था। और कहा जाता है कि उसकी फरारी काटने में शक्ति दादा ने नीरज बवाना की बहुत ज्यादा मदद की थी और यहीं से उसका भी इंटरेस्ट जराइम की दुनिया में धीरे धीरे होने लगा और वो एक एक कर छोटी छोटी वारदातें करने लगा। लेकिन छोटी छोटी वारदातों को अंजाम देते देते वो कब बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा उसे खुद ही नहीं मालूम चला। और फिर एक दिन नीरज बवाना के पूरे गैंग को शक्ति दादा संभालने लगा। शक्ति दादा इतना बड़ा बदमाश बन चुका था कि गाड़ी पर कभी नंबर प्लेट नहीं लगाता था। रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की जगह पर सिर्फ नीरज बवाना लिखा रहता था। और फिर आखिरकार शक्ति दादा के ऊपर 1 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप लगा और दिल्ली पुलिस बहुत ही शिद्दत से शक्ति दादा की खोजबीन करने लगी। और फिर एक दिन 2020 में फरवरी के महीने में नीरज बवाना को पेशी पर पुलिस लेकर जा रही थी और उसी दौरान शक्ति दादा नीरज बवाना से मिलने के लिए वहां पर पहुंचा था और तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। हालांकि उसके कुछ दिनों के बाद उसकी जमानत हो गई थी और वो वापस अपने घर पर आकर रहने लगा था। लेकिन एक बार जराइम की दुनिया में एंट्री मारने के बाद कहा जाता है कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। या तो उसके विरोधी गैंगस्टर उसे मार देते हैं या फिर वो खुद मर जाता है। और शक्ति दादा के साथ भी यही हुआ। वापस आने के बाद अपने घर पर आराम से रह रहा था और आखिरकार वो दिन आ गया जब उसके जराइम की दुनिया में किए गए अपराधों की वजह से बने बदमाशों की गोलियों का उसे शिकार होना पड़ा। वो दिन था 7 अक्टूबर 2020, जब शक्ति दादा अपने दोस्तों के साथ मैदान में वॉलीबॉल खेल रहा था और तभी अचानक 2 बाइक पर सवार होकर 4 अज्ञात लोग आते हैं और धड़ाधड़ 12 गोली शक्ति दादा के सीने में उतार देते हैं और शक्ति दादा की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद उन अज्ञात हमलावरों की तलाश भी बहुत शिद्दत से होने लगती है और आखिरकार अशोक प्रधान गैंग का एक शूटर पकड़ा जाता है और मालूम चलता है कि यह हत्या वर्चस्व को लेकर की गई थी। हम लगातार अपराधियों के जीवन पर वीडियो बनाते रहते हैं। इसके पीछे हमारा मकसद होता है कि अपराध की दुनिया बाहर से देखने में जितनी अच्छी लगती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा भयावह होती है और उसका अंत ऐसे ही होता है। चाहे वो जयपाल भुल्लर हो, विक्की गोंडर हो, सुक्खा गहलो हो, दुर्लभ कश्यप, सभी का यही हाल होता है। कहा जाता है कि नीरज बवाना उसे इतना प्यार करता था कि उसे खरोच तक आती थी तो नीरज बवाना को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती थी। शक्ति दादा की मौत के बाद ये भी बातें निकलकर सामने आती हैं कि नीरज बवाना आज भी शक्ति दादा को याद करके रोता है। लेकिन अब रोकर क्या फायदा? अब आप ही बताइए, शक्ति दादा के जुर्म की दुनिया में आने के पीछे नीरज बवाना का हाथ है या नहीं? अगर शक्ति दादा और नीरज बवाना दोनों मौसेरे भाई नहीं होते तो क्या वो जुर्म की दुनिया में आता? और अगर वो जुर्म की दुनिया में नहीं आता तो क्या आज वो जिंदा नहीं होता? आप अपने सलाह सुझाव जरूर रखिएगा। आप अपना ख्याल रखिए। फिर किसी और गैंगस्टर की कहानी के बारे में जल्द ही हम वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे।